आगामी 20 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की होने वाली किसान मजदूर सम्मान रैली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों सहित क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिलाया कि वे दिल्ली में होने वाली रैली में फरीदाबाद से हजारों की संख्या में लोगों को एकत्र करके ले जाएंगे और रैली का वे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगे। पहला प्रश्न, आज आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर फरीदाबाद में विजिट हुई है और क्या प्लानिंग चल रही है? आप लोगों ने देखा होगा, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, उन्होंने एक पूरे तानाशाही के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर एक काला कानून बना हुआ था, माननीय सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उसको संसद में लाकर और उसको बदलने का काम किया। ये पहला व्यक्ति था, ये कई बार उसको संसद में गिरने के बावजूद भी ये अड़ा हुआ था किसानों की ज़मीन छीनने के लिए। और हमने किसानों को, मजदूरों को राहत देने के लिए इस बिल के अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसी बनाई जिसकी वजह से आज पूरा किसान इस बात का पर्व बनाने के लिए तैयार है कि नरेंद्र मोदी तो चाहता था ये इसको हम तानाशाही से वो करें, मगर हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर इंडिया गेट तक पैदल मार्च किया। किसानों ने गांव, गली और खेतों और खलिहानों के अंदर इसका संघर्ष किया, हर जिले और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको झुकना पड़ा सरकार को। इस बारे में 20 तारीख को रामलीला मैदान के अंदर बहुत बड़ी किसान और मजदूर रैली हो रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब साथियों से यहाँ बैठक करने आए हैं। जिला फरीदाबाद के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर भारी उत्साह है इस बात को लेकर। वो जब क्षेत्र में गए हैं, हर किसान ने, हर मजदूर ने कहा कि हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमारा जो बिल यू टर्न जो वापस हुआ है वो किसी कारण हुआ है। वो कारण सिर्फ कांग्रेस ने जो आवाज़ उठाई, कांग्रेस के साथियों ने संसद से लेकर विधानसभा तक जो रोकी, जो ठप करी, उसी के कारण आज हमारी जीत हुई है। उसका थैंक्स करने के लिए हम 20 सितंबर को जाएंगे। क्या इस बार भी रैली में 2 रंग देखने को मिलेंगे, गुलाबी पगड़ी वगैरह वगैरह? सारा रंग है, पूरे रंग के रंगों से सरोबार रहेगा। किसान के चेहरे पर लाली होगी, मजदूर खिलखिलाट उठेंगे, वो सब तरह का रंग आपको दिखाई देगा। नहीं, हमारे चेहरे में मजदूर पे चमकती नरेगा हमने लाए, हम सब चीज़ हमने करी है, आपके सामने है। सिर्फ नरेंद्र मोदी जो सरकार है वो पुलिसों का नाम बदल कर, वो आगे एक जो उनका जुमला रहा है हमेशा झूठ बोलने का, वो झूठ के आधार पर सरकार चला रहे हैं। हमने काम के आधार पर चलाई है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हमारी दो गुटों में कहीं नहीं बटी हुई। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ पार्टी में वरिष्ठ लीडर हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी भी, और अशोक तंवर जी के पास आज जिम्मेवारी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो संगठन को चार्ज कर रहे हैं, और वो जो उनके साथ जुड़े हुए साथी थे कांग्रेस के, वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। यदि आप देखिए, नहीं, आपको मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ। संगठन के बारे में आज आप राजनीति से जुड़े हुए साथी हैं, क्योंकि इसलिए साथी हैं, आप मीडिया जो है वो राजनीति को कवर करती है,
जब राजनीति को कवर करती है तो राजनीति के एक एक चीज़ को जानता है। संगठन की जिम्मेवारी जिनके पास होती है उनके फोटो और उनका प्रोटोकॉल उसमें दिखाई देता है। नहीं, हमारे पार्टी में 2 गुट नहीं है, बिल्कुल कोई 2 गुट ही नहीं है, सब पहुंचेंगे। दूसरी बात ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला सुना है, पंचायत चुनाव में जो सेक्शन योग्यता तय की थी हरियाणा सरकार ने, उस पर रोक लगाई है। अभी आदरणीय कोर्ट ने जो उसके ऊपर रोक लगाई है और उनके ऊपर अभी उनका पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण तो कोई सामने कोई ऐसा पत्राचार निकल के आया नहीं है, मगर जो रोक लगी है हम भी चाहते हैं, ये देश पंच परमेश्वर का देश है। यहाँ गांव में रहने वाला वो व्यक्ति जो पूरी लाखों की भीड़ की पंचायत को संबोधन करने में जब खड़ा होता है और वो फैसला कर देता है, तो किसी की बुद्धि का, किसी की शक्ति का परिचय किसी की शिक्षा से नहीं होता, कागजों से। वो पंच परमेश्वर होते हैं। हम तो चाहते हैं जब इस देश के अंदर इतनी आंगनवाड़ी जो खुली हुई है, इतनी परसेंटेज है, अभी इतनी हम धरातल लेवल पर जो हमारे बीच में एक अनपढ़ता का एक बहुत बड़ी खाई है, जिस दिन वो पट जाएगी तो उसमें इन योग्यताओं को लागू करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है वो एक आने वाले समय में जो भी उनके कोर्ट के सामने से जो रिजल्ट आएंगे उनको हम स्वीकार करेंगे। मगर हम ये कहते हैं कि जब वोटर, या तो वोटर का भी क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए कि वोटर भी 8वीं और 5वीं पास ही वोट डालेगा, तो वो आदरणीय जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो मान्य रहेगा। मतलब आप ये चाहते हैं कि गांव का जो सरपंच हो उसको कानूनों की जानकारी ना हो और रबड़ स्टंप की तरह काम करे। आप बताओ, आपके पिताजी जिस उम्र में रहे होंगे और उस टाइम अगर वो 4थी पास भी होंगे या 2 पास भी होंगे या स्कूल ना भी गए होंगे, मगर समाज के ताने बाने को जानने वाले वो कानून को ज़्यादा मानते हैं। नहीं, फेवर का आपके सामने मैंने आंकड़े बताया किस तरह का है। अभी पहले आज ऐसा है, आपको बहुत समय, आज हमने 10 साल या पिछले सालों में हम राज करते रहे, हमारी सरकारें रही, हमने नीतियां बनाई है। अभी समय लगेगा हिंदुस्तान को और आगे बढ़ने में, मगर ऐसा लगता है कि जो सरकार है उसकी कोई सोच और नीति नहीं है वो आगे बढ़ाने की। नहीं, आप अपनी भाषा में अनपढ़ कह सकते हो, मैं नहीं कहता। आप कैसे अनपढ़ कहेंगे? आपके पिता के और नीति नहीं है वो आगे बढ़ाने की। नहीं, आप अपनी भाषा में अनपढ़ कह सकते हो, मैं नहीं कहता। बुजुर्गवार है, उसको आप कैसे अनपढ़ कह दोगे? आपके पिता के समान है। मैंने भी एक सीधा सवाल कहा कि आप क्राइटेरिया फिक्स करो, 5वीं और 8वीं पास ही वोटर रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूर्व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप जेलदार ने निवृत्तमान जिलाध्यक्ष BR ओझा की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों सहित क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज आप आए हैं यहाँ, मकसद क्या है? पहले तो मकसद तो आज जो रैली हो रही है 20 तारीख को रामलीला ग्राउंड में, उसके लिए जैसे पहले जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था यूपीए सरकार ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वसम्मति से पास किया था। उनकी एक संसदीय समिति बनी थी जिसमें आज की माननीय अध्यक्षा भी उसकी चेयरमैन थी और दीपेंद्र हुड्डा उसके सदस्य थे, वो भी यूनानिमस हुआ था, तो किसी का कोई विरोध नहीं था। लेकिन सरकार बनने के बाद क्यों पलटा खा रहे हैं ये, उसमें संशोधन लाना चाहते हैं। जो संशोधन ला रहे थे ये, वो किसान और मजदूर विरोधी थे, क्योंकि जो उनके लिए जो केवल किसान के लिए जो ज़मीन पर निर्भर थे उनके लिए भी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम था। तो उस समय रामलीला ग्राउंड में कहा गया था कि भाई ये बात कांग्रेस नहीं होने देगी। वहाँ से कांग्रेस ने आवाज़ उठाई और सांसदों ने पार्लियामेंट में इस बात का विरोध किया और देश के किसानों की ये आवाज़ बन के खड़ी हुई, तो एनडीए सरकार को मजबूरन वो यू टर्न करना पड़ा। तो आगे ये है, अब जो है ये 20 तारीख को देश के किसान और जो मजदूर हैं उनके सम्मान में ये रैली है। साथ के साथ उनके साथ जो उनकी समस्याएं हैं उनको भी वहाँ से आह्वान किया जाएगा, उसके लिए भी उनके लिए संघर्ष का वहाँ। तो आज कार्यकर्ताओं अभी आप किसानों के हित की बात कर रहे हैं, अभी आपने किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आप किसानों के हित के लिए आप रैली भी कर रहे हैं, किसान मजदूर रैली कर रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में सेक्शन 4, सेक्शन 9 और सेक्शन 6 में
जो जमीन एक्वायर होती है उसका अवार्ड होती है, उसके बाद क्या होता है कि अपना किसान आपको जमीन के कागज और पैसे दे, लेकिन उसके बाद भी आपने सारे कानून ताक पर रखे, आपने डायरेक्ट बिल्डर को सपोर्ट दे दी जमीन नहीं, मैंने किसी को नहीं। ये है। आप मेरी बात सुनो, बताइए। मैं अगर एक भी बिल्डर को हमने एक्वायर करके जमीन नहीं दी है। एक्वायर करके नहीं, आपने किसानों को डर दिखा दिया कि बिल्डर को एक्वायर करते हैं तो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। नहीं, गलत। ये झूठी बात है। ये ब्लाइंड मैन इन लुकिंग फॉर ए ब्लैक कैट इन ब्लैक बैग इन डार्क नाइट विच इज नॉट देयर। एक जो पिछली बार एक अधूरी बात थी उठा साहब, आधा क्वेश्चन मेरा पिछली बार रह गया था। एक जो अधूरी बात थी 3000 करोड़ का जो ईडीसी आईडीसी थे, आपने मुझे कहा था कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। 500 करोड़ आपने लगाए, 2500 करोड़ का है, मुझे तो नहीं पता, आप एक बार बता दीजिए। किसमें? ईडीसी आईडीसी के 2500 करोड़ काम के लिए लगे हैं, उसी में लगेंगे। लगे नहीं है ना लेकिन अभी तक, लेकिन वो पैसा कहाँ गया वो भी नहीं पता चला। छोटा साहब, कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म होगी? आपका यू आर बेस्ट मैन, आपको नहीं मालूम होते, मैं क्या कर सकता हूँ? छोटा साहब, छोटा साहब, नहीं आप बता नहीं पा रहे। बता दिया मैंने। नहीं, आप प्रॉपर नॉलेज दे नहीं पा रहे। मैंने कहा ब्लाइंड मैन छोटा साहब, नहीं मुझे अपनी पूरी नॉलेज है, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन का प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे। हजारों एकड़ जमीन, सवाल नहीं पूछते आप। नहीं मैंने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन आप बताओ कहाँ पर है? अब सेक्शन 4 बताइए, सेक्शन 4, सेक्शन 9, हजारों एकड़ जमीन जो ये आप छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ छोड़ दी है। बावड़ में 4-3-2,000 एकड़ छोड़ दी। हमने अवार्ड शुरू की हुई जमीन नहीं छोड़ी। अवार्ड किसानों की जमीन का रजिस्ट्रेशन दे दिया, आपको नहीं कर रहा। नहीं, आप सवाल पूछो, हम जवाब। मैं सवाल पूछूं, बिना किसानों को रजिस्ट्रेशन दे दिया आपने, तो वो कैसे दिया? नथिंग टू हाइड, यू आर ए बायस्ड मैन। क्वेश्चन आई विल रिप्लाई। माने समय आपने आईएमटी बनाने के लिए जमीन अपग्रेड की, 912 एकड़ जमीन अपग्रेड की पॉलिसी शुरू हुई, उसमें से 400 एकड़ जमीन जो है वहाँ के बिल्डरों ने ले ली। उसके 1500 करोड़ रुपए का घाटे का जानकर घाटा करने का आपकी तत्कालीन सरकार पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ये इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। सीबीआई ने केस दर्ज किया है। उनका ये कहना है कि 1500 करोड़ रुपए का घाटा आपने पहुंचाया है। सीबीआई जी, क्या कहना है? स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी ने एफआईआर दर्ज कराई, स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई को रिकमेंड किया है। दे विल इंक्वायरी, जो दोषी होगा वो उसको सजा होगी। लेकिन ये जो है बायस्ड हुआ है, ये विच हंटिंग है। एंड आई हैव टोल्ड यू दिस टाइप ऑफ थिंग इज लाइक दैट द ब्लाइंड मैन looking for a black cat in a black bag in dark night, which is not there. That's all. कांग्रेस में इस समय गुटबाजी चरम पर है। कल भी अपना प्रदीप जैनदार वहाँ के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, उन्होंने एक जिला कांग्रेस की तरफ से कार्यक्रम किया। वहाँ जितने भी कांग्रेसी थे आज इस कार्यक्रम में नहीं है, तो ये गुटबाजी कब तक कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस। पंचायत राज में जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है उस पर आपकी पंचायत चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा है, जब ये अमेंडमेंट ला रहे थे उस टाइम जो मैंने कहा था स्टैंड बाय दैट, उस टाइम मैंने कहा था टाइमिंग रॉन्ग टाइमिंग, ये समय नहीं था। 5 लाख नॉमिनेशन पेपर छप चुके थे। उसके बाद उन्होंने किया, तो इसके पीछे नीयत क्या थी? सरकार की नीयत थी चुनाव को डेफर करने की, क्योंकि दे आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग द पंचायत इलेक्शन, क्योंकि हर वर्ग इससे नाराज है। और मैंने उसी टाइम कहा था ये इस समय पे ला रहे हैं जब एमएलए पे लागू नहीं है, ये जब सांसद पे लागू नहीं है, एक पंचायत पे लागू करने की सोच रहे हैं, तो कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, स्टे मिल जाएगा, मामला लंबित हो जाएगा। क्या शुरुआत नहीं होनी चाहिए यहाँ से पढ़े लिखे आ गया? नहीं होनी चाहिए, वो सबके लागू होनी चाहिए। एमएलए पे भी कानून बनाओ, सांसद पे भी बनाओ, पंचायत पे बनाओ, पार्षद पे बनाओ, कहीं से तो शुरुआत और कहीं से शुरू हो। तो अगर पंचायत पे इनकी मंशा थी तो अगली बार से करना चाहिए, ये नहीं 5 लाख टाइमिंग। मैंने कहा डेंगू के बढ़ते कहर का असर फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक महिला सहित 2 की मौत हो गई। लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और इसके रोकथाम के लिए संभावित इलाकों में फॉगिंग कराने और जमा हुए पानी में दवा डालने के काम शुरू हो चुका है।
डॉक्टर साहब, अपने यहाँ डेंगू का क्या अपडेट है? कितने पॉजिटिव केस हैं, कितने सस्पेक्टेड हैं? अभी तक टोटल 400 सैंपल हमने चेक किए हैं, उनमें से 25 पॉजिटिव केसेस कंफर्म हुए। और कितने अभी गए हुए हैं सैंपल जांच के लिए? अभी करीब 60-70 के करीब और सैंपल आए हैं कल शाम से। तो बाकी सारे सैंपलों की जांच रिपोर्ट आ चुकी है? हाँ, बाकी क्या? अभी डेंगू से 2 डेथ का मामले सामने आए हैं, क्या मामले हैं? इनमें से जो एशियन हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट हुआ है उसके अंदर हमने वो उसका कंफर्म कर लिया, उसका IgM टेस्ट नेगेटिव, जो डेंगू सीरोलॉजी से बोलते। और जो दूसरा मेट्रो से जो आप लोगों की तरफ का लगा था उसमें, हाँ जयप्रकाश जो, हाँ जयप्रकाश, उसकी हमने डिटेल रिपोर्ट मंगवाई, तो उसकी अभी जान एशियन वाला है, डेंगू का केस नहीं। डेंगू था वैसे उसको? डेंगू डेंगू का कंफर्म के लिए IgM सीरोलॉजी होता है डेंगू, वो नेगेटिव है, इसके हमने टेस्ट करते हैं NH1 जो है। हाँ। तो इन दोनों की जो रिपोर्ट है जो हॉस्पिटल ने बताई है वो डेंगू पॉजिटिव बताई है। देखो NH1 टेस्ट करते हैं, वो इतना रिलायबल टेस्ट नहीं, जो हम अपने यहाँ सरकारी सेक्टर में IgM टेस्ट है जो ज़्यादा रिलायबल है और ज़्यादा जो। डॉक्टर साहब, अपना हरियाणा डेंगू के मामले को लेकर हाई अलर्ट पे है, तो यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज हैं डेंगू के मरीजों के लिए? यहाँ पे हमारे यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में डेंगू का अलग से वार्ड है और ब्लड बैंक की सुविधा है, जिसमें प्लेटिलेट सेपरेटर की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, और IDSP लैब है, इसके लिए स्पेशल अलग से लैब की व्यवस्था होती है डेंगू के लिए, तो वो है हमारे यहाँ जिले की। प्रदेश की शिक्षा नीति की धारा 134A के खिलाफ फरीदाबाद में करीबन 550 प्राइवेट स्कूल बंद रहे। हजारों की संख्या में स्कूल संचालकों और स्टाफ टीचर ने इकट्ठे होकर लघु सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद DC को ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द गौर न किया गया तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल करके स्कूलों की चाबी प्रशासन को दे देंगे। ऐसा है कि 15 तारीख से हमने बंद का आह्वान किया था और पूरे प्रदेश के अंदर पहले 15 तारीख को अम्बाला, 16 तारीख को हमारा फैजाबाद, 18 तारीख को फरीदाबाद और 19 तारीख को जींद और 21 तारीख को सोनीपत। उसके बाद का क्रम भी हम जारी करेंगे। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक डिस्ट्रिक्ट बंद करेंगे। हम 134 के विरुद्ध हैं, 134A वापस लिया जाए और ये ऐसा कानून है जिससे कि बाकी बच्चों को शिक्षा का बोझ बढ़ता है। इस कानून के खिलाफ है, हम इसको वापस ले लिया जाए। आज कितने स्कूल बंद हैं और स्ट्राइक कितनी कामयाब है आपकी? हमारे 100% स्कूल बंद हैं। 550 के करीब स्कूल हैं। पूरे हरियाणा बोर्ड के स्कूल, CBSE के बोर्ड, ICSE के बोर्ड, छोटे बड़े सारे के सारे स्कूल हमारे बंद हैं। हमारे पास यहाँ पर रमेश डागर जी, नंदराम जी और डॉक्टर गजराज जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट SS गोसाई जी, हमारे कुलभूषण शर्मा जी, आउल कुलभूषण जी, अम्बाला से कुलभूषण शर्मा जी आए हुए हैं। हमारे सारे के सारे एसोसिएशन के पदाधिकारी अलग अलग लेवल पर बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो स्कूल की राजनीतिकरण है, अफसरशाही है, जो बीच भाई भतीजावाद है, उसको बंद किया जाए। DC को ज्ञापन दिया जा रहा है। DC को ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके अंदर हमने अपनी मांगे स्पष्ट मांगे हैं कि भाई दखलंदाजी बंद करें, 134A वापिस लें। कब लगाया गया है? सरकार को आपकी क्या चेतावनी है? अभी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बंद कर रहे हैं स्कूल, आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया सरकार पर, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे और उसके बाद अनिश्चित काल पे पूरे हरियाणा के स्कूलों को बंद करना पड़ा, हम उसके लिए जाएंगे और स्कूल की चाबियां सरकार को दे देंगे, ले संभालो और चलाओ। सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों का, आपको हमसे कोई बात छुपी नहीं है, उनका भट्टा बिठा रखा है। वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का भी भट्टा बैठ जाए और ये ना चले। उसके अंदर वो अधिकारी दखलंदाजी करना चाहते हैं जो अपने स्कूलों को संभाल नहीं पाए इतने मोटे मोटे बजट के बावजूद भी, और हमारे स्कूलों को वो दखलंदाजी करके अननेसेसरी हमारे को तंग करना चाहते हैं। मेरे सारे स्कूल हमारे समर्थन में।
सेक्टर 12 में चल रहे शॉपिंग मेले में श्रम विभाग की टीम द्वारा बाल मजदूरों को काम करता देख उन्हें दुकानदारों से कानूनी प्रक्रिया के तहत सेवा मुक्त कराया गया, जिसके बाद दूसरे बाल मजदूर वहां से भाग निकले। श्रम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में बाल मजदूरों को काम नहीं करने दिया जाएगा और काम कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। नाम आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, कितने आपको पर डे के हिसाब से सैलरी दे रहे हैं? 12 घंटे 4 तो मिलता है और आने जाने का भाड़ा मिलता है। डीएलसी साहब, आपने फरीदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में भी यहाँ छापा मारा है चाइल्ड लेबर को लेकर के, और क्या क्या खामियाँ यहाँ मिली? जो हमारा चाइल्ड लेबर का डिपार्टमेंट का अभियान चल रहा है उसके मुताबिक हमारी ये कार्रवाई हुई है। आज हमें एक अंदर चाइल्ड लेबर मिली है जिसकी उम्र लगभग 12 साल है। ये छानबीन करने के बाद में कल इसकी प्रोसिक्यूशन करेंगे। अगर ये चाइल्ड लेबर के दायरे में कवर होता होगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे 10 सिक्योरिटी गार्ड भी काम करते हैं जिनकी सैलरी जो है कुछ कम पाई गई है। उसकी सैलरी पूरा करवाने के लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं मेरे संबंधित अधिकारी को, और वो इसकी पूरी। लगभग कितनी सैलरी एक सिक्योरिटी गार्ड को सर होनी चाहिए? अभी सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है यहाँ 400 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। कानून के मुताबिक 470 रुपये 12 घंटे की उसकी दिहाड़ी लगभग होनी चाहिए, और 70 रुपये पर वर्कर उनको कम सैलरी मिल रही है। बल्लभगढ़ से मोहना जाने वाली सड़क के नवनिर्माण का उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्रीफल तोड़ के किया। इस मौके पर उनके साथ क्षेत्र के विधायक पंडित मूलचंद शर्मा भी थे। ज्ञात हो कि इस सड़क के नवनिर्माण की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने फरीदाबाद आने पर कुछ समय पहले की थी। ये 5 करोड़ 60 लाख की सड़क है जो मुख्यमंत्री जी ने हमें 14 जनवरी 2015 को घोषणा करी थी। ये मुख्यमंत्री की घोषणा है, और जो 16 करोड़ कुछ लाख की घोषणा बड़ी रोडों के लिए है। आज उद्घाटन कृष्णपाल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने हम सब ने मिलकर इसको उद्घाटन करा है कि इसका समय ये है कि ये 1.5 महीना में ये सड़क पूरी कंप्लीट ऑनलाइन हो जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या बल्लभगढ़ को अभी इसके अलावा इस तरीके से रोड टूटे पड़े हैं और भी कई सारे। शहर को इतना सुंदर बनाएंगे कि जयपुर की तर्ज पर शहर बढ़िया एक शहरों में गिनती में रहेगा। श्रम विभाग ने फरीदाबाद ओल्ड रेलवे रोड पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान को सफल बनाने में इंपीरियल ऑटो ने अपने कर्मचारी भेजकर सहयोग किया। इंपीरियल ऑटो ने इस सफाई अभियान को नियमित बनाने के लिए भी श्रम विभाग के साथ चर्चा की। इसके अलावा सेक्टर 4 की सड़कों पर भी अभियान चलाया गया। बिरमानी साहब, आज यहाँ आपने सफाई अभियान चलाया है, किस तरह से ये अभियान रहा आपका और आगे इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे? मेरे ख्याल में जिस तरह से श्रम विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है, और इसके अंदर सबकी भलाई है। जैसे कि और साफ़ सफाई आपको मालूम ही है, वैसे ही सबके लिए बहुत मायने रखती है। तो इसकी ये अच्छी शुरुआत है एक,
और इसको आगे लगाने के लिए हमने अपने सारे के सारी एक टीम बनाई हुई है पूरी की पूरी यहाँ पर, और कोशिश यही है कि अंदर ही नहीं बाहर भी पूरी साफ़ सफाई रखें। ये अभियान ही बनकर तो नहीं रह जाएगा? नहीं, ये एक आदत है जिसको आगे लेके चलना है हमने, और इस आदत को हमने पालने के लिए सबके साथ ट्रेनिंग भी करी है, सबको बताया भी है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और इसी को आगे लेके चलेंगे। इसका मतलब यदि 2 अक्टूबर को आकर देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा सफाई, इससे बेटर मिलेगा आपको, कहीं बेटर। विभाग की तरफ से 2 अक्टूबर के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है और सभी फैक्ट्री से हम सहयोग मांग रहे हैं। इसमें इम्पीरियल ऑटो का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और आज हमने सभी ने, मैनेजमेंट ने, सभी विभाग ने मिलकर जो कार्य किया है और स्वच्छ अभियान के लिए, स्मार्ट फरीदाबाद के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, इनमें इम्पीरियल ऑटो का बहुत योगदान रहा है। और सभी श्रमिक भाइयों से हमने अपील की है कि वो अपने आसपास भी, घरों में भी, और सभी मित्रों से, रिश्तेदारों से इसके सहयोग में अपील की। पिछले साल जून में 2 दोस्तों के बीच जाति संबंधित आपत्तिजनक शब्दों के मैसेज को लेकर विवाद हो गया था। ज्ञात हो कि नचोली गांव के रहने वाले रोहित और मनोज ने अपने दोस्त के साथ खेड़ी कला गांव के रहने वाले दूसरे रोहित को धोखे से बुलाकर लाठी, डंडों और सरियों से उस पर वार करके मार डाला था, जिसमें पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को यूपी जेल से प्रोटेक्शन वारंट लेकर गिरफ्तार कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट। नाम है तुम्हारा? मनोज नचौलिया। कहाँ के रहने वाले हो? नचौली गांव। क्या झगड़ा था और कब हुआ था और किसकी मौत हुई थी? किसको मारा था तुमने? रोहित को। कहाँ का है रोहित? खेड़ी। क्या बात क्या थी? किस बात को लेकर झगड़ा? व्हाट्सएप के पीछे। पूरी बात बताओ, हुआ क्या? व्हाट्सएप के पीछे हुआ था झगड़ा। व्हाट्सएप पे क्या हुआ था? व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह छोड़ रहा था उसने, इसलिए मारा। किस चीज के? जात विवाद के पीछे। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उसने आपके लिए किया हुआ? हाँ। फिर क्या किया आपने? मार दिया उसको, और क्या करते? समझाने की कोशिश नहीं की कि तुमने नहीं। इस तरह कैसे मुझको किया? इतनी बड़ी बात क्या बात थी? इतनी बड़ी बात होगी, मार दिया। कोई अफसोस है ना? चंद्र जी, क्या मामला है जो आरोपी पकड़े हैं? 2014 में खेड़ी कला गांव के और नचौली गांव के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें एक आदमी मृत्यु हो गई थी। जो 3 आदमी आज जो है गिरफ्तार किए हैं, जो प्रोडक्शन वारंट पे थे, यूपी की जेल में बंद थे। आज उनको मुकदमे में 302 के मुकदमे में गिरफ्तार कर दिया। यूपी के किस जिले से आप लाए हैं इनको? इनको यूपी पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर पेश किया अदालत में। क्या मामला क्या था? यहाँ किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? यहाँ आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था। 2 अफ्रीकान का कुछ शब्द बोलने को लेकर झगड़ा हो गया था। किस चीज को लेकर? अब शब्द बोल दिए थे, किसी लड़के ने साथ साथ पढ़ते थे नचौली गांव के लड़के को। तो उन्होंने नचौली गांव वालों ने खेड़ी कला वाले गांव को खेड़ी मोड़ पर बुला लिया और वहाँ सरियों से, लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक आदमी की मौत होगी। अभी इससे पहले यूपी के किस जेल में बंद थे? कहाँ? ये यूपी के आपुड़, गाजियाबाद जिले में। तो वहाँ किस मामले में आरोपी थे? वहाँ किस मामले में? इन पर 8-10 मुकदमे हैं, 8-10 मुकदमे हैं तीनों पर। किस चीज के मुकदमे हैं? ये अभी पता नहीं मुझे, वैसे 8-10 मुकदमे इन पर दर्ज हैं। 4 मुकदमे यूपी के दर्ज हैं, 4, 7, 8 मुकदमे यहाँ के हैं। NIT नंबर 1 की आर्य समाज रोड स्थित एक लाइट स्टूडियो का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्य संसदीय सचिव सीमा त्रिखा द्वारा किया गया।
इन राजनीतिक हस्तियों के अलावा भी लाइट स्टूडियो के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश व जिले के मशहूर उद्योगपतियों में से SRS ग्रुप के अनिल जिंदल, क्राउन ग्रुप के JP गुप्ता, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नवीन जिंदल और महारानी पेंट्स के चेयरमैन बलदेव राज भाटिया सहित शहर की बहुत सी जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। ये जो स्टैंडर्ड स्टूडियो है, ये लाइट स्टूडियो के एक इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। LED इस युग में प्रवेश कर चुकी है, जिसे कहते हैं स्मार्ट सिटी के दौर में। और देखा जाए, आपने एक स्लोगन भी दिया है कि सी व्हाट लाइट कैन डू, नो नाउ यू टेल मी व्हाट इट कैन डू। तो अभी लाइटिंग की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। अभी तक तो लाइटिंग केवल रोशनी मिलती है इसलिए लोग इस्तेमाल करते थे, और उसके इस्तेमाल से आज जितनी हमारे देश में बिजली की यूज़ होती है उसका 20 से 25% आज लाइट यूज़ कर रहे हैं। पर अब जब लाइट LED की दुनिया में आ चुकी है, अभी उस बिजली का जो कंजम्पशन है उसका आप 50 से 85% कम कर सकते हैं। मतलब अब हमारे देश भर जो हमारा 20,000 मेगावाट का शॉर्टेज है वो केवल LED टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन से इस जो LED की जो हमारी एक टेक्नोलॉजी है, इस जो शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, लाइट की प्रोडक्शन है, उसको हम कवर कर रहे हैं या कंपनसेट कर रहे हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ LED। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये LED के इस्तेमाल से पूरी मेकअप हो जाती है। उससे पूरे देश भर अगर सारे लाइट LED के हो जाए तो 20,000 मेगावाट। ये तो नहीं LED की बात, अगर जो प्रोडक्शन को ही अगर हम थोड़ा सा और कहते हैं कि प्रोडक्शन भी अच्छी हो जानी चाहिए, पूरी जो इसका उत्पादन है ऊर्जा का, ये भी अपनी एक स्थिति को जो रिक्वायर्ड है, वांछित जो इसकी स्थिति है, अगर उसे प्राप्त करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक प्रोडक्ट है जिसके बिना पर हम ये दम भर रहे हैं कि हम उसको कंपनसेट करते हैं या उसकी पूर्ति करते हैं, एक उसका पूरक है। अदरवाइज जो रिक्वायर्ड है वो तो हमें चाहिए। तो पावर जनरेशन के क्षेत्र में तो फिलिप्स कार्यरत नहीं है, तो बाकी कई कंपनियां उस क्षेत्र में काम करेंगी, पर कोई भी नया पावर प्लांट आता है उसके लिए तकरीबन 4 साल लगते हैं, 5 साल लगते हैं। हर मेगावाट के पीछे 5-6 करोड़ का खर्चा होता है। वो बिना खर्चा किए, वो बिना 5-6 साल लगाए, आज केवल ये एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उसकी पूरी पूरकता कर सकते हैं। फिलिप्स को मैं कह दूँ तो अपने कौन सा इसके अदर दैन मतलब LED को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका कौन सा कॉम्पिटिटर है जो इसकी नई टेक्नोलॉजी अगर हम मानते हैं तो सारे बड़े बड़े कंपनियां LED के क्षेत्र में आ चुके हैं, जैसे GE हो, जनरल इलेक्ट्रिक या दूसरा ये सारी कंपनियां LED के क्षेत्र में भी आ चुकी है। और LED का इस्तेमाल बढ़ने के कारण अभी LED के प्राइसेस भी सब लोगों के लिए अफोर्डेबल हो चुके हैं। इसका और भी पूरक है LED का सब्स्टिट्यूट? अभी तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज लाइटिंग के क्षेत्र में जितनी LED के कारण एनर्जी एफिशिएंसी होती है, आज कोई दूसरी सब्स्टिट्यूट उसके लिए आज नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा अहम बात यह है कि LED से ना केवल आप ऊर्जा की बचत कर सकते हैं, बट LED से आप एक इस तरह से लाइट का माहौल बना सकते हैं जो आपके ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करे। जैसे कि आप सुबह उठते हैं तो आप क्यों उठते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी से आपके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण आप अलर्ट होते हैं और उठते हैं। अब आप LED से इस तरह लाइट क्रिएट कर सकते हैं कि सुबह आपको ठीक आपका जब अलार्म बजे तो लाइट ऑन हो जाए और उस तरह रोशनी दे जिस तरह सूरज की सुबह की रोशनी हो, जिससे आप अपने आप उठ जाए। उसी तरह आज ये फिजिकल इसके रिसर्च है। ये आपका सेक्शन ये है, ये कमर्शियल है? ये कमर्शियल है। ये स्ट्रीट लाइट सेक्शन। स्ट्रीट लाइट भी हो सकता है पार्क में या किसी ऐसी जगह पे भी ये लोग लगा सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ इसकी जो शार्पनेस देखते हैं ये आंखों में ज़्यादा? तो ये इस हाइट पे नहीं लगती नॉर्मली। आप देखेंगे जैसे इसके पीछे जो चित्र लगा हुआ है वो स्ट्रीट लाइट्स काफ़ी ऊंचाई पे लगती है, 5 मीटर 4 मीटर। और ये कितनी हाइट से ये जो है अपने जो नीचे है इसका रिफ्लेक्शन है वो ठीक आ सकता है? हर एक लाइट के लिए अलग अलग डिज़ाइन होता है। बड़े लाइट्स के लिए जिनको हाई मास्ट कहते हैं, हाँ, ये जैसे 10 वाट का है, आगे चल के 120 वाट तक जा रहे हैं, और ये 110 वाट का है। सर एक सवाल और है आपसे कि इस तरह के शोरूम आपके इंडिया में कहाँ कितने खुले हुए हैं? तो हमारे 2 किस्म के शोरूम्स हैं। एक है कंज्यूमर्स के लिए, उनको हम कहते हैं लाइट लाउंजेस, जो तकरीबन 150 हैं। वो हर शहर में है और हर शहर में कई
सारे हैं, जैसे दिल्ली में ही 6-7 हैं, जबकि लाइट स्टूडियो ये हमारे नेशनल फिगर है, जबकि लाइट स्टूडियो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल कमर्शियल यूज़र्स के लिए, जैसे ऑफिसेस हो, रिटेल आउटलेट्स हो, इंडस्ट्रीज़ हो, जिनके लिए हमने अभी 4 बनाए हुए हैं हर क्षेत्र में। तो हमारे ये नॉर्थ का ये पहला है, और इसी तरह हमारे साउथ में भी है, और ये 4 में से ये लाइट स्टूडियो है, ये तो 4 में से एक है। देखिए ये जो शोरूम है ये फिलिप्स लाइटिंग के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम है, और आपने जैसे देखा होगा ये शोरूम पूरा एलईडी लाइटिंग पे है। एलईडी लाइटिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम एलईडी लाइटिंग यूज़ करते हैं तो बहुत सारा बिजली की बचत होती है, और इसकी जो लाइफ है वो बहुत लंबी रहती है एलईडी लाइटिंग की। तो मैं एक कहना चाहूँगा, इस तरह का जो फिलिप्स का जो कॉन्सेप्ट है, स्टूडियो कॉन्सेप्ट, ये नॉर्थ में पहला कॉन्सेप्ट है। इससे जो ग्राहक हैं, जो फरीदाबाद के और एनसीआर के बहुत सारे ग्राहकों को एक लाइटिंग के बारे में एक नई चीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें आप सिर्फ ना कि एलईडी लाइटिंग, इसमें आप कैसे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं। नॉर्थ इंडिया का पहला शोरूम आप जिस तरह से बता रहे हैं जी, और क्या कॉस्ट किस तरह की रहेंगी, आप रहेंगी या फरीदाबाद में अन्य और भी प्रोडक्ट कंपनियों के बिक रहे हैं यहाँ, उसमें और इसमें किस तरह की भिन्नता रहेगी? देखिए फिलिप्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉम्पिटेंट, मतलब प्राइस कभी ज़्यादा नहीं होता, जो वैल्यू फॉर मनी होता है प्रोडक्ट, उसी हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी जाती है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत सी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।